नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हो गया? देखो रिएक्शन कब होती है? जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं। जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो कितने पार्टिकल आपस में टकराए, कितने पार्टिकल आपस में टकराए, उसी से हम डिस्क्राइब करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसलिए डेफिनेशन भी देखो क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, क्योंकि टकरा तो कोई भी सकते हैं। रिएक्शन बिटवीन एटम एटम हो सकती है, एटम मॉलिक्यूल हो सकती है, मॉलिक्यूल आयन हो सकती है। सो द नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर simultaneously so as to result into a chemical reaction। तो देखो सबसे पहले तो टकराने की बात हो रही है कि टकराना है उनको, और वो भी कैसे टकराना है? साइमल्टेनियसली। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक रिएक्शन ऐसा है कि A प्लस बी प्लस सी गिव्स यू प्रोडक्ट, A प्लस बी प्लस सी गिव्स यू प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब A, B एंड C तीनों आपस में एक साथ टकराएंगे, तब जाकर के ABC मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले A और B टकरा गए, C बाद में आराम से आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या ऐसा नहीं होगा कि बी और सी टकरा गए, ए बाद में आ रहा है, तभी भी नहीं बनेगा। तीनों को एक साथ टकराना पड़ेगा, तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। तो उसी से पता चलती है मॉलिक्यूलरिटी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई बोले मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो यहाँ पर देखो 3 पार्टिकल्स हैं जिनको टकराना पड़ रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी उसकी 3 निकल के आएगी। मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो एलिमेंट्री वाली हैं उन्हीं के लिए मॉलिक्यूलरिटी आप डिस्क्राइब करते हो। अब ये एलिमेंट्री मतलब क्या हो गया? देखो जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है वही उनके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है उसमें जो ये स्लो वाली रिएक्शन है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि जो स्लो वाली रिएक्शन है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं या रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोल रखा है द रिएक्शन फॉर रिएक्शंस अकरिंग इन सिंगल स्टेप इटसेल्फ इज एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो रही हैं उन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलेंगे। देखो O2F2 गिव यू O2 प्लस F2, तो ये एक ही स्टेप में हो रही है, सो यही एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो कोई बोले इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताना है वो तो अभी हम लोग देखेंगे, पर क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाएगी? बिल्कुल निकाली जाएगी, क्योंकि यही एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसे पता यही एलिमेंट्री है? क्योंकि एक ही स्टेप में हो रही है। अब दूसरी रिएक्शन यहां पर देखो, फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन मल्टीपल स्टेप, स्लो स्टेप जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है, इज एलिमेंट्री। जैसे 2N2O5 गिव यू 4NO2 प्लस O2। तो देखो ऊपर ऊपर से देखने पे तो लग रहा है कि ये एक ही स्टेप में हो रही है, पर जब हमने इसको गहराई से देखा तो हमको पता चला कि नहीं, ये 2 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप क्या हुआ कि एक N2O5 है वो टूटा NO2 एंड NO3 में। फिर क्या हुआ कि ये जो NO3 है ये दूसरे N2O5 के साथ चिपक गया और रिएक्शन करवा के उसने 3NO2 प्लस O2 बनाया। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, यू विल रियलाइज कि यहां से NO3 और ये NO3 कैंसिल हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो एरो के लेफ्ट साइड वाले ऐड हो जाएंगे, एरो के राइट साइड वाले ऐड हो जाएंगे, तो NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा। N2O5 प्लस N2O5 2N2O5 आ गया। यहाँ पर देखो ये NO3 और ये NO3 कैंसिल हो गया, तो ये 3NO2 प्लस NO2 कितना हो जाएगा? 4NO2 हो जाएगा, और ये O2 बचा। देख रहे हो? तो ये जो 2 रिएक्शंस है, 2 स्टेप वाली जो रिएक्शंस है उसको ऐड करते हैं तो ये मेन रिएक्शन आती है। तो ये जो रिएक्शन है 2N2O5 गिव यू 4NO2 प्लस O2, ये 2 स्टेप में हो रही है। एक स्टेप स्लो है और एक स्टेप फास्ट है, तो जो स्टेप स्लो वाला होगा उसी को ही एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाएगा, उसी को ही एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाएगा। समझ में आया? ऐसी रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप में हो रही हैं उसमें जो ये स्लो स्टेप है, स्लो वाली को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं और उसी रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाएगा। अब मन में एक सवाल उठेगा कि सर कैसे, ये जो स्लो स्टेप होता है इसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी है वो इसी पे डिपेंडेंट है, जो भी रिएक्शन हो रही है वो इसी पे डिपेंडेंट है, इसी की स्पीड पे डिपेंडेंट है। अगर ये जल्दी हो जाती है तो पूरी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, अगर ये स्लो होगा तो पूरा स्लो होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, मैंने आपको कुछ काम दिया है, मैंने आपको बोला कि ये 10 पेज लिखो और जब सबका 10 पेज हो जाएगा तो आप लोग चले जाना, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या, 10 में से मतलब 10 पेज मैंने आपको दिया और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप में से एक बंदा है जो बहुत स्लो है, उसको 10 पेज लिखने में 2 घंटे लग जाएंगे, जबकि बाकी लोग बहुत तेज हैं। पर मैंने क्या बोला है कि जब तक सबका ना हो जाए कोई जा नहीं सकता, तो अब क्या होगा, सबकी नजर उसी पे रहेगी कि भाई जल्दी करना, हमारा तो हो गया है, जल्दी कर। अगर वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगाएगा, बैठना फिर भी तुमको ही पड़ेगा। अगर वो जल्दी करेगा तो भी बैठना तुमको ही पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम कब बाहर निकलोगे ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि वो जो स्लो वाला बंदा है ये वो कब खत्म करेगा। बात सही है, समझ में आया? यही चीज किसी भी फैक्ट्री में भी ऐसा ही होता है। किसी भी फैक्ट्री में या कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, सबसे स्लो स्टेप क्या है उसी के बेस पे डिटरमाइन होता है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो चीज फास्ट है वो तो तुरंत हो जाएगी,
स्लो वाला पार्ट क्या है वही बताएगा कि कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो समझ में आया ना। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, क्योंकि सब उसी पे डिपेंडेंट है। वो फास्ट हो गया तो सब जल्दी हो जाएगा, वो स्लो है तो स्लो है ही, क्या करें। और उसी रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे और उसी से ही हम लोग ऑर्डर पता कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्यों पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलरिटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी की हेल्प से हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर निकालने का पहला तरीका क्या था? रेट लॉ। दूसरा तरीका क्या था? के की यूनिट चेक करो। तीसरा तरीका क्या है? मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकलेगा? इज फाउंड आउट बाय स्लो स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन है वो तो खुद ही एलिमेंट्री है क्योंकि इकलौती है, और जो मल्टीपल वाली है उसमें जो स्लो वाला स्टेप है वो वाला एलिमेंट्री होगा। उसी से ही आप मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे और उसी मॉलिक्यूलरिटी की बेसिस पे आप ऑर्डर निकाल सकते हो। कैसे? फॉर एन एग्जांपल ये देखिए, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं। सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस, जो सिंगल स्टेप वाली होती हैं वो अपने आप में एलिमेंट्री होती हैं। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन O2F2 गिव यू O2 प्लस F2, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है यहाँ पर? O2F2 एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो इसलिए ऑर्डर भी 1 है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये यूनिमॉलिक्यूलर, जस्ट O2F2 है, कोई किसी से टकरा नहीं रही है। O2F2 अपने आप टूट गया, एक बिल्डिंग थी अपने आप गिर गई, उसको कोई दूसरे से लेना देना नहीं था, राइट। तो यहां पर क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था O2F2 का, सो मॉलिक्यूलरिटी 1, सो ऑर्डर भी 1। अब यहां पर देखो 2HI गिव्स यू H2 प्लस I2। अब 2 HI जो हैं वो आपस में टकराए होंगे, सोच के देखो, क्योंकि एक HI पे तो एक ही हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन है, तो अगर प्रोडक्ट में आपको 2 हाइड्रोजन एंड 2 आयोडीन मिल रहे हैं, इसका मतलब पक्का 2 HI आपस में टकराए होंगे। 2 HI आपस में टकराए, पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, किसके बीच में? H2 के एंड I2 के बीच में, करेक्ट ना। तो यहां पर क्योंकि 2 पार्टिकल टकराए हैं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2 हो गई। पर क्योंकि यही एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 निकल के आएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस के लिए, सॉरी, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी निकल के आती है वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहां पर देखो 2HI है तो मॉलिक्यूलरिटी 2, क्योंकि 2 पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी 2, तो ऑर्डर भी 2। इसको बाई मॉलिक्यूलर भी आप बोल सकते हो। अब इसमें देखो 2NO प्लस 1O2 गिव यू 2NO2, तो यहां पर कितने पार्टिकल्स आपस में इन्वॉल्व हैं? 2 NO के टकराए और 1 O2 का टकराए, तो टोटल 3 पार्टिकल टकराए, तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? 3 हो गया। क्योंकि यही एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए ऑर्डर भी इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, करेक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? टर्मोलिक्यूलर। समझ में आई ये बात? सिंगल स्टेप वाली जो रिएक्शंस है वही एलिमेंट्री है, उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उसका ऑर्डर भी होगा। लेकिन जो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं उसका क्या? तो मल्टीपल स्टेप्स के लिए हमको करना क्या होता है? पहले तो स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो, उसमें से स्लो स्टेप पता करो, स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसका ऑर्डर होगा। फॉर एन एग्जांपल 2N2O5 गिव यू 4NO2 प्लस O2। इसको 2 स्टेप में लिखा। पहला वाला स्टेप क्या है? स्लो। दूसरा वाला स्टेप क्या है? फास्ट। तो ये जो स्लो वाला स्टेप है यही एलिमेंट्री है, ये जो स्लो वाला स्टेप है यही एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब इसको देखो, यहां पर कितने पार्टिकल इन्वॉल्व है? N2O5 का एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व है, तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 1 हो गई, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। तो रेट को अगर कोई बोले कि रेट एक्सप्रेशन लिखो तो K N2O5 और यहां पर पावर लगा देनी है 1, क्योंकि ऑर्डर क्या निकल के आया? 1। ऑर्डर 1 क्यों निकल के आया? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 1 थी। मॉलिक्यूलरिटी 1 कैसे निकली? हमने एलिमेंट्री रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया और उसमें देखा कितने पार्टिकल इन्वॉल्व है, वहां से हमको वो चीज मिला, करेक्ट। कोई अगर बोले कि सर पर ये सेकंड वाली का क्या करें? N2O5 प्लस NO3 क्या करें? इसका कुछ मत करो, क्योंकि रिएक्शन फास्ट है। क्योंकि रिएक्शन फास्ट है तो इससे कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि स्लो वाला कौन है, स्लो वाला ही डिटरमाइन करता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखो अगला NO2 प्लस CO गिव यू CO2 प्लस NO। अब ये जो रिएक्शन है ऊपर ऊपर से कोई देखेगा अगर तो बोलेगा कि अच्छा एक NO है और एक CO है, राइट, एक NO है एक CO है, तो बताओ तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 निकल के आएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऐसा नहीं करना है, हमको देखना है कि क्या वो स्टेप्स में तो नहीं हो रहा। अगर ये सिंगल स्टेप में हो रहा होता तो मॉलिक्यूलरिटी 2 निकल के आती, तो ऑर्डर भी 2 निकल के आता, पर यह है मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर लकीली सही भी हो जाता है वो, आपने देखा है इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया आपको एक्सपेक्टेड था कि ऑर्डर ऐसे निकलेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो बताता है ऑर्डर निकले, रेट लॉ भी वही बताता है, तो लक है, वो लक है। लक के बेसिस पे काम नहीं करना, क्योंकि लक कई बार काम करता है कई बार नहीं करता है, राइट। तो जैसे ये रिएक्शन है NO2 प्लस CO गिव यू CO2 प्लस NO। अब क्या ये एक स्टेप में हो रही है, मल्टीपल स्टेप में हो रही है? एक स्टेप में हो रही है, तो NO2 के आगे 1, CO के आगे 1, तो 1 प्लस 1 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, तो ऑर्डर भी 2। पर हमने देखा कि नहीं आ रही है तो मल्टीपल स्टेप में होती है। कैसे? NO2 प्लस NO2 गिव यू NO प्लस NO3। दूसरा, ये जो NO3 है ये CO के साथ कंबाइन होता है, CO2 प्लस NO2 होता है। ऊपर वाले रिएक्शन स्लो है, नीचे वाली फास्ट है, तो जो स्लो वाली हो गई इसी को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे।
और एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि ये, तो इसमें कितने पार्टिकल इन्वॉल्व है, एक NO2 का एक NO2 का, मतलब 2 NO2 के हो गए, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या निकल के आया 2, सो ऑर्डर क्या है 2, सो रेट क्या होगा K टाइम्स, अब दोनों ही NO2 है इसलिए NO2 लिखा और ऊपर क्या निकल के आया 2 निकल के आया, करेक्ट, क्योंकि हमने इसको स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया और देखा कि ऊपर वाला स्टेप स्लो है इसीलिए ये यहां पर ऐसा निकल के आया। अब एक सवाल आपके मन में आता है कि बट सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में हो रही है मल्टीपल स्टेप में हो रही है, और उसमें भी ये कैसे पता चलेगा कि ये स्लो है या फास्ट है। अगेन ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटेड हैं, आपको कभी भी अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको दिया जाएगा कि ये जो है ये मल्टीपल स्टेप वाली है, इसमें ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है, ये दिया जाएगा। बिकॉज आप क्लास में बैठे बैठे तो नहीं देख करके बता सकते हो ना कि कौन सी रिएक्शन स्लो है कौन सी रिएक्शन फास्ट है, तो ये आपको दिया जाएगा, करेक्ट। अब अगर मॉलिक्यूलरिटी कोई रेट लॉ से बोले तो भी एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत थी, कोई अगर मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे बोले तो भी एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे ऑर्डर निकालोगे तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन आपको चेक करनी पड़ेगी, एलिमेंट्री के लिए आपको देखना होगा कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट है, तो स्लो स्टेप कौन सा फास्ट स्टेप कौन सा, ये भी तो एक्सपेरिमेंटेशन से ही निकलेगा। तो एनी हाउ कैसे भी अगर आप ऑर्डर निकालो, कैसे भी अगर आप ऑर्डर निकालो तो एक्सपेरिमेंटेशन तो भैया करना पड़ेगा ही, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, 3ClO माइनस गिव यू ClO3 माइनस प्लस 2Cl। अगर ये रिएक्शन एक स्टेप में होती तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 निकल के आनी थी, पर ये मल्टीपल स्टेप में हो रही है। तो पहला स्टेप है ClO माइनस प्लस ClO माइनस, ये प्रोडक्ट दे रहा है, दूसरा ClO2 माइनस प्लस ClO माइनस, ये प्रोडक्ट आपको दे रहा है। तो ऊपर वाली स्लो है नीचे वाली फास्ट है, तो जो स्लो वाली होगी वही एलिमेंट्री होगी। अब यहां पर देखो कितने पार्टिकल इन्वॉल्व है, 1 ClO, तो कितने हैं 2 ClO हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2 होगी, तो ऑर्डर भी क्या होगा 2 होगा। तो रेट क्या है इसका K टाइम्स, अब क्योंकि दोनों ClO हैं तो ClO और ऊपर ये जो ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे 2 आपने लिख दिया, करेक्ट है एवरीवन। तो ये तीसरा तरीका है ऑर्डर निकालने का। जो भी तरीका रखो एक्सपेरिमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा, क्लियर। तो यहां पर पूरे इस स्टेप में आपने किया गया, रिएक्शन लिया, उसको ब्रेक डाउन इन स्टेप किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन सा स्लो स्टेप है, ठीक है। स्लो स्टेप भी कैसे आइडेंटिफाई होता है, मैकेनिज्म आप तैयार करते हो, उससे पता चलता है कि स्लो कौन सा है फास्ट कौन सा है, उसके बेसिस पे आपने पता किया कि एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सा है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकाली और उससे ऑर्डर निकाला। तो अगर आप ये देखो ब्रेक इन स्टेप और ये वाला पार्ट आइडेंटिफाई स्लो स्टेप या फिर आइडेंटिफाई मैकेनिज्म, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है। कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में होगी 2 स्टेप में होगी 10 स्टेप में होगी, ये कैसे पता चलता है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस, ये एक्सपेरिमेंटेशन से ही पता चलता है। अब सवाल एक्सपेरिमेंटेशन से कैसे पता चलता है, ये सी द थिंग इज होता क्या है, होता ये कि आपने देखा कि एक रिएक्शन हुआ, तो अब आपने 10 लोगों को बिठा दिया वहां पर कि बताओ क्या हुआ होगा, आपके हिसाब से क्या हुआ होगा। तो एक बंदे ने ये थ्योरी दिया कि मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा कि ये जो NO2 है ये दूसरे NO2 से रिएक्ट हुआ होगा, तब ऐसा बना होगा, वैसा बना होगा और फाइनल प्रोडक्ट ये बना। ओके, फाइनल प्रोडक्ट इसका भी वही बना है, ठीक है। दूसरे को पूछा तुमको क्या लगता है क्या हुआ होगा, उसने बोला कि देखो NO2 जो है ना वो दूसरे NO2 से रिएक्ट नहीं हुआ होगा, वो CO से रिएक्ट हुआ होगा और फिर ये बना होगा और फिर लास्ट में ये प्रोडक्ट मिला। तीसरे को पूछा तुमको क्या लगता है, उसने कुछ और कहानी बताई। चौथे को पूछा क्या है, उसने और कहानी बताई। भाई क्योंकि सबका फाइनल प्रोडक्ट सेम आ रहा है, क्योंकि सबने पूरा दिमाग लगा के ही किया होगा, है कि नहीं। तो अब सामने वाले फिर करते क्या है, करते हैं कि ठीक है अब हो सकता है तुम में से कोई भी सही हो, तो क्या करता है वो, कोई भी रिएक्शन करवाया। रिएक्शन जब वो हो रहा था, मान लो एक रिएक्शन जो 2 घंटे में होती थी, तो जब वो रिएक्शन हुई 1 घंटा हुआ, उसको फ्रीज कर दिया और चेक किया इस वक्त वहां पर क्या मौजूद है। तो उन्होंने देखा इस वक्त यहां पर सब NO2 मौजूद है, इसका मतलब NO2 प्लस NO2 हुआ होगा, राइट ना, NO2 प्लस NO2 हुआ होगा। और क्या है इसके साथ साथ, अच्छा कुछ प्रोडक्ट भी बनेंगे, तो प्रोडक्ट में देखा कि एक NO प्रोडक्ट बन रहा है। अब पता लगाएगा ये तुम में से कौन था जिसने बोला था कि बीच में NO भी बनेगा, ये बोलता है सर मैंने बताया था NO। तुम्हारा मैकेनिज्म सही है, क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जैसे जैसे करके थ्योरी तुमने बताई थी वैसा वैसा करके हमको इन बिटवीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिले हैं, तो मतलब तुम्हारी थ्योरी सही है। समझ में आई ये चीज, हमको एटम्स एंड मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए केमिस्ट्रीज में थ्योरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्यों, इनको लगता है कि ये सही है, उसको लगता है वो सही है, उसको लगता है वो सही है, इसलिए एक्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, राइट ना। क्योंकि हमको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिखते नहीं है, वो हमको लगता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो जब तक चल रहा होता है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है उसमें, तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ओके, फिर उसके बेसिस पे फिर नया लॉ बनता है, फिर जब तक चलता है, फिर उसके बाद अच्छा ये क्यों गड़बड़ हुआ,
ओके, इसके लिए फिर नया लॉ बनता है और इसी तरीके से सिलसिला चलता चला जाता है। बट जो भी हो, सारा खेल क्या है, एक्सपेरिमेंटेशंस का ही है। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी तक तो जो हमने बात किया वो सिंपली ये था कि भाई रिएक्टेंट को अगर डबल कर दो, रेट में कोई फर्क ना आए तो जीरो ऑर्डर, डबल करो ये रेट भी डबल हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट को डबल करो, रेट अगर 4 गुना हो जाए तो सेकंड ऑर्डर, रिएक्टेंट को डबल करो अगर ये 8 गुना हो जाए तो थर्ड ऑर्डर। इसी वे में चल रहा था। लेकिन अब हम लोग प्रॉपरली उनकी इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब जरा एक बात समझिए, सबसे पहले रेट इक्वेशन। इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, जहां पर इक्वल टू आई, एलएचएस में कुछ हो, आरएचएस में कुछ हो, एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो रेट इक्वेशन, क्या रेट इक्वेशन आपने यही पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या पढ़ा था कि रेट इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ा था। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट की बात की जा रही थी। अच्छा, अगर प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा और डीपी अपॉन डीटी, करेक्ट ना। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, अगर आप नोटिस करो, ये इक्वेशन क्या, ये डी बाई डी टी के टर्म्स में, ऐसी इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सी, हमारे पास दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं। क्लास 10th तक आपने जनरल इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे y = 2x + 3, याद है, लीनियर इक्वेशन, कोई बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई बोले क्यूबिक इक्वेशन, ये सारी टाइप की जनरल इक्वेशंस ही हैं ये। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, y = 2x + 3 को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा, dy/dx, राइट साइड क्या बन जाएगा, dy/dx ऑफ 2x क्या होता है 2, dy/dx ऑफ 3 क्या हो जाएगा 0। तो जब मैंने इसी को डेरिवेट करके ये बना दिया तो इक्वेशन तो ये भी है, पर ये कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है जनरल इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखना, जनरल इक्वेशन को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया, डेरिवेट। जनरल इक्वेशन को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया, डेरिवेट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उल्टा जाना होगा। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, करेक्ट ना। तो याद रखना, जनरल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट, बट डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में चेंज करने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट। अब जरा नोटिस करो, यहां पर रेट का जो फॉर्मूला है dr/dt, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है जनरल इक्वेशन में, तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट। इसीलिए लिखा गया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसका मतलब रेट इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में थी, आई हैव टू चेंज दैट इन जनरल इक्वेशन, जिसके लिए मुझे करना होगा इंटीग्रेट, इसीलिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब मन में एक सवाल आएगा, सर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा, जनरल ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तो ऐसे सॉल्व कीजिए ना। भाई देखो, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल इक्वेशन विल गिव यू रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियल इक्वेशन विल गिव यू रेट ऑफ चेंज। जनरल इक्वेशन में क्या होता है, एक सर्टेन इनपुट पे आपको सर्टेन आउटपुट मिलता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इस रिएक्शन को देखो, y = 2x + 3, अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। x की वैल्यू 1 डाल दो तो y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो गिवन इनपुट पे गिवन आउटपुट मिल रहा है आपको। लेकिन वही चीज अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करूंगा ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे रेट ऑफ चेंज देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या देगा मुझे, रेट ऑफ चेंज। मुझे रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए, मुझे एक सर्टेन इनपुट पे सर्टेन आउटपुट चाहिए। मैंने पूछा आपसे कितने मार्क्स आए एग्जाम में, और तुम मेरे को अगर ये जवाब दोगे कि पिछले के मुकाबले मेरे 10% का ग्रोथ है, तो यार ये तो मेरा कोई जवाब नहीं है। मैंने पूछा मार्क्स कितने हैं, एंड यू आर टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ कि मेरा इतना इंप्रूव हुआ, मेरा इतना डिक्रीज हुआ। मेरे सवाल का जवाब वो नहीं मिला। हाँ, अगर मैंने स्पेसिफिकली पूछा होता कि पिछले के मुकाबले कितना बढ़ा, तब आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में बताते तो अच्छा भी लगता। मैं पूछ रहा हूँ एग्जैक्ट कितने मार्क्स आए तुम्हारे, तो मुझे रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए। तो जनरल इक्वेशन आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है इन गिवन इनपुट पे गिवन आउटपुट, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको रेट ऑफ चेंज देता है। मुझे भैया रेट ऑफ चेंज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस वक्त कितनी वैल्यू है वो बताओ। तो इसीलिए मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना होगा जनरल इक्वेशन में, जिसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो इस रेट इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में चेंज करने के लिए, बिकॉज आई हैव टू इंटीग्रेट, देयरफॉर इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसका मतलब समझ जाओ कि इंटीग्रेशन आएगा, राइट। तो शुरुआत करेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो क्या होती हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें रेट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर यही है जिसमें रिएक्टेंट कितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई रिएक्टेंट को आपने डबल कर दिया, रेट में क्या फर्क आया, कुछ फर्क नहीं आया। ट्रिपल कर दिया, रेट में क्या फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। जैसे आपके घर में नमक है,
नमक, घर में चलो 1 पैकेट नमक रखा हुआ है आप लोगों ने, तो 1 पैकेट नमक है तो खाने में 1 चम्मच डालते हो। कल के दिन आपके घर वाले 1 पैकेट नमक की जगह 10 पैकेट लेके आएंगे, तो क्या खाने में 10 वो डालोगे, क्या 10 चम्मच डालोगे? नहीं डालोगे। तो कितना कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना खाने में जाएगा उतना जाएगा। लेकिन यही चीज आप एक चीज सोचो, सपोज चॉकलेट है, चॉकलेट पहले क्या था, 1 चॉकलेट लेके आए घर वाले, तो आपने 1 ही चॉकलेट खाई क्योंकि लाए 1 ही थे। अगली बार घर वालों ने क्या किया, 2 चॉकलेट लेके आए, तो आपने 2 ही खा ली। 3 लेके आए तो चलो 3 तो ना खा सके पर 2.5 चॉकलेट खा ली। इस बार 10 लेके आए तो 10 नहीं 4-5 तो खा ली, क्योंकि उसके बाद पेट भर गया। तो आपने एक चीज नोटिस किया, नमक जितना है उतना ही कोई खाता है, नमक जितना है उतना ही खाता है। मतलब 1 चम्मच खाना होता है तो 1 ही चम्मच खाते हैं, गोडाउन में कितना भी भरे रहने दो। लेकिन वो जो चीजें हैं घरों में, जो वैसी शौकीन वाली चीजें, शौकीन जिसके हम लोग रहते ना कि घर में ये आया हुआ है, चलो आम आया, इस बार पहले 1 किलो आम लेके आए थे तो हमने सबने एक एक खाया। अब घर वाले एक बोरी भर के आम लेके आए, अब दिन से लेके लगे हुए हम लोग आम खाने में। तो क्या हुआ, यहाँ पर फर्क पड़ रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे जिसमें फर्क ना पड़े। तो देखिए यहाँ पर यह रिएक्टेंट ए और इससे क्या तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू, क्या ये माइनस डी ए अपॉन डी टी होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। और यही चीज के बराबर होगा। क्यों ये के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप के साइड में क्लोज ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे तो उसका पावर क्या आएगा, 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, राइट ना, इसलिए क्या रह जाएगा, सिर्फ के रह जाएगा। तो अब जरा देखो इस चीज को नोटिस करना, इस चीज को मैं dt को उस तरफ लेके चले जाता और माइनस को भी इस तरफ, तो क्या ये dA इक्वल टू माइनस के dt हो जाएगा, है ना। ये जो dt है ये इस तरफ चला जाएगा और माइनस इस तरफ चला जाएगा, dA इक्वल टू माइनस के dt, तो dA इक्वल टू माइनस के dt, करेक्ट। अब देखो dA है और ये dt है, इसका मतलब इसको चेंज करना होगा हमको थ्रू इंटीग्रेशन। तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब जब दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो dA का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, a देगा। अच्छा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए जब इंटीग्रेट होगा तो वो भी तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में होगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A है, तो ये A0 से लेकर के A, क्योंकि जब शुरुआत में आपने लिया होगा तो वो A0 होगा उसकी वैल्यू, राइट। और अभी जो बच गया है दैट इज A, ये याद रखना। तो ये A0 है और ये A है, माइनस के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t होगा। और समय की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू हुआ तुमने अपने स्टॉप वॉच को 0 पे सेट किया था और फिर आपने देखा कि इस वक्त का टाइम क्या हो रहा है, t हो रहा है। तो टाइम की लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t, तो माइनस के टी और यहाँ पर लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। उसके बाद क्या होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस a की जगह पर एक बार हायर लिमिट आएगी माइनस एक बार लोअर लिमिट आएगी, तो ये बन जाएगा क्लोज ब्रैकेट a माइनस A0 इक्वल टू, देखो माइनस के तो वैसे ही रहेगा और इस t की जगह पर आएगा एक बार t माइनस 0, तो ये देखो t माइनस 0, समझ में आना। देखो आपको तो पता ही है कि इंटीग्रेशन में जब भी कोई चीज निकल के आती है एक बार हायर लिमिट डालते हैं माइनस एक बार लोअर लिमिट डालते हैं, तो यही चीज निकल के आया। तो इसी चीज को देखो a माइनस A0 इक्वल टू माइनस के टी, a माइनस A0 इक्वल टू माइनस के टी। तो इसका मतलब a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0, माइनस के टी प्लस A0, करेक्ट। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, जरा समझना, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, A0 का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कितना आपने इनिशियली लिया था, ये देखो लिखा हुआ है A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो A है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बच गया। ये जो A है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बच गया। जरा इस चीज को समझना, क्या A0 की वैल्यू फिक्स होगी, इनिशियली आपने जितना भी लिया होगा क्या वो वैल्यू फिक्स है। तो जैसे जैसे करके टाइम बढ़ेगा, ये देखो जैसे जैसे करके टाइम बढ़ेगा t की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या kT भी बढ़ेगा, kT बढ़ेगा, और क्योंकि kT के आगे माइनस है तो अल्टीमेटली ये A0 को घटाएगा। तो जैसे जैसे करके टाइम बढ़ेगा kT बढ़ेगा, वैसे वैसे करके वो A0 को घटाएगा और वैल्यू धीरे धीरे करके रिड्यूस होती चली जाएगी। तो वक्त के साथ साथ ये जो A है ये कम 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 होता चला जाएगा। तो याद रखना A0 इज कांस्टेंट, जबकि ये A है धीरे धीरे करके घटता चला जा रहा है। इसी एक्सप्रेशन को एक और वे में लिखा जा सकता है, क्या, kT को लेफ्ट साइड में ले लो और इस A को राइट साइड में ले लो। kT को लेफ्ट साइड में लिखोगे तो प्लस kT हो जाएगा, इक्वल टू A0 इधर ही है और ये A उस तरफ ले लो तो माइनस A, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस A हो जाएगा। सो kT इक्वल टू A0 माइनस A, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो A0 माइनस A, करेक्ट। तो ये एक और एक्सप्रेशन है, देखा जाए तो ये सेम ही एक्सप्रेशन है, बस क्या है मेजरली आपको ये वाला एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक में कि k इक्वल टू 1/t A0 माइनस A। समझ में आया। अब इसके ऊपर जब क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे अप्रोच करेंगे वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो k इक्वल टू 1/t A0 माइनस A, क्लियर। दूसरा एक और चीज देख लीजिए क्वेश्चन पे आने से पहले, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मतलब क्या, हाफ लाइफ मतलब वो समय जब रिएक्टेंट आधा हो जाए,
जैसे मान लो आपने 100 मोल्स ले रखा था, कितने समय बाद 100 मोल का 50 मोल हो जाएगा? या मान लो आपने 50 मोल ले रखा था, कितने समय बाद 50 मोल का 25 मोल्स हो जाएगा? वो समय, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ लाइफ। नाम से समझ में आ रहा है, हाफ लाइफ, आधा, कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया था अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वो आधा हो चुका है। जैसे आपने एक लीटर की पानी की बोतल भरी और आप ये देख रहे हो कि कितने देर में मैं 1 लीटर पानी का आधा लीटर कर दूंगा। अब जिसको प्यास ज़्यादा होगी वो जल्दी पी लेगा और जिसको कम होगी वो लेट लगाएगा, राइट ना? तो उसी के बेसिस पे आप इसको एस्टिमेट करते हो। तो हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड की जब भी बात होती है तो टी को हम क्या लिखते हैं? टी हाफ। क्या लगा दिया यहाँ पर हमने? हाफ लगा दिया। या इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बुक्स में हो सकता है आपको 1/2 करके दिखाई दे, कई बुक में आपको 0.5 लिख करके दे। तो ये वो समय है, याद रखना, ये वो समय है जब अभी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाए। इसलिए अभी का कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना, ये ए क्या है? अभी का कॉन्सेंट्रेशन। अभी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो जाए, तो अभी का कॉन्सेंट्रेशन ए इज A0/2, और उस समय को, उस टी को हम लोग टी हाफ करके लिखेंगे। तो जरा देखो, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है k इक्वल टू, के तो कांस्टेंट होता है वो तो वही रहेगा, इक्वल टू 1/t की जगह क्या हो जाएगा? 1/t हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ की बात कर रहे हो तो t की जगह क्या लिख देंगे? t हाफ। A0 तो A0 ही रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा, माइनस अभी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? पुराने का आधा। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करो जरा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2A0 माइनस A0/2, तो क्या हो जाएगा? A0/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका एक्सप्रेशन है? हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो सवाल है कि हाफ लाइफ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाफ लाइफ भी तो अल्टीमेटली इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। हाफ लाइफ जो है वो भी तो इसी फॉर्मूले से निकल के आया है, तो इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्या, ताकि क्वेश्चन देने वाले कई बार आपको हाफ लाइफ के टर्म्स में भी क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन देने वालों को ऐसे क्या पड़ी है कि यार थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए ना भाई, तो एक ही एक्सप्रेशन होगा तो उस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर हाफ लाइफ भी दे देंगे तो थोड़े क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। और वैसे भी हाफ लाइफ के ऊपर भी कई सारे एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं, इसलिए हाफ लाइफ अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अल्टीमेटली हाफ लाइफ आया कहाँ से है? हाफ लाइफ आया कहाँ से? इसी से तो आया है। कल के दिन अगर आप बोलो कि सर मेरे को हाफ लाइफ याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तेरे को याद नहीं हो रहा है तो ये मेन वाली इक्वेशन याद कर लो, क्योंकि हाफ लाइफ भी तो इसी में से आया है। करना क्या है? इस मेन वाली इक्वेशन को ले लो, टी को टी की जगह टी हाफ कर दो और इस ए की जगह A0/2 कर दो, बस बात खत्म हो गई उधर ही। तो यही तो निकल के आएगा सामने। क्लियर एवरीवन? तो अब क्योंकि आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे हो तो जो इसके कंक्लूजन है इसको अभी के अभी याद करके खत्म करो। क्या याद करना है? सबसे पहले फॉर्मूला क्या था k का, तो अभी देखो सामने क्या लिखा हुआ है, k इक्वल टू 1/t करली ब्रैकेट के अंदर A0 माइनस a। अभी याद करना है इसको। k इक्वल टू, आप लोग साथ साथ बोलेंगे, k इक्वल टू 1/t करली ब्रैकेट के अंदर A0 माइनस a, k इक्वल टू 1/t A0 माइनस a। एक और बार, करेक्ट, याद हो गया सबको? चाहिए तो एक बार आंख बंद करके अपने मन के अंदर बोलो बिना देखे, k इक्वल टू 1/t A0 माइनस a, करेक्ट। दूसरा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या है? A0/2k। हाफ लाइफ इज A0/2k, हाफ लाइफ इज A0/2k। 4-5 बार ईमानदारी से बोलोगे ना याद हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज आपने पढ़ा है कि अगर रिएक्टेड गैसेस के फॉर्म में होगा तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मोलरिटी हटा दो और उसकी जगह प्रेशर डाल दो। तो यह देखो, ये जो A0 था, A0 की जगह क्या लिख दिया? P0। A की जगह क्या लिख दिया? P लिख दिया। क्या फर्क पड़ा? बात वही है। हाफ लाइफ में A0/2k था, यहां पर क्या हो जाएगा? P0/2k। मोलरिटी हटा देंगे और उसकी जगह क्या डाल देंगे? पार्शियल प्रेशर। बस सारा फॉर्मूला सेम है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, कई बार ग्राफ के टर्म्स में भी आ जाता है कि ये कौन सा ग्राफ है, किसका ग्राफ है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी, ये देखो, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0, इसी के बेसिस पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। देखो ध्यान से, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0। इसी के नीचे मैं लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, y इक्वल टू mx प्लस c। जानते हो आप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पता है कि नहीं? y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं y एक्सिस पे a को प्लॉट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, y एक्सिस पे मैं a को प्लॉट कर रहा हूं। ये देखो, ये ग्राफ है, y एक्सिस पे कौन है? a है। x एक्सिस पे मैं t को प्लॉट कर रहा हूं, इसलिए मैंने देखो ऐसा कर रखा है, x एक्सिस पे मैं किसको प्लॉट कर रहा हूं? t को कर रहा हूं। तो देखो x एक्सिस पे क्या t है। अब कंपेयर करो, क्या m की वैल्यू माइनस के आ रही है? m मतलब क्या होता है? स्लोप। m मतलब क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप यहां पर क्या आ रहा है? माइनस के आ रहा है। आप एक चीज नोटिस करो, k इज कांस्टेंट, क्योंकि k कांस्टेंट है तो लाइन तो स्ट्रेट निकलेगी।
दूसरा चीज, क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब लाइन ढलते हुए आएगी नीचे की तरफ, समझ में आया, इसीलिए ये लाइन इस वे में जा रही है। क्लियर है? जहां कहीं पर भी स्लोप नेगेटिव होता है वहां पे लाइन ऐसी जाती है, जहां कहीं पर भी स्लोप पॉजिटिव होता है वहां पे लाइन ऐसा ऊपर को जाती है। ठीक है, हाँ। सो प्लॉटिंग कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो स्लोप इज माइनस के। अच्छा, और ये जो ए नॉट है ये क्या है? देखो सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू ए नॉट के बराबर आएगी। व्हाट इज सी? सी इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। सी इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जिसको ये लाइन वाई एक्सिस पे कट करती है। करेक्ट? सी वो पॉइंट होता है जिसपे ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। अब देखो सी की वैल्यू क्या है, ए नॉट, तो ये लाइन वाई एक्सिस पे कहां पे टच हो रही है? इधर पे टच हो रही है, ये देखो ये यहां पे टच हो रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी ए नॉट। कल के दिन मान लो कोई बोले सी की वैल्यू 1/2 है, लेट्स से सी की वैल्यू 1/2 है, तो आप इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे? 1/2। क्लियर है? तो ये लाइन वाई एक्सिस को जहां पर कट करेगी उसकी वैल्यू सी के बराबर होती है। यहां पर सी की वैल्यू किसके बराबर है? ए नॉट के बराबर, तो ये पॉइंट की वैल्यू है ए नॉट। कल के दिन अगर ये सी की जगह पर 10 होता तो इस पॉइंट का नाम 10 होता। ठीक है? एक और चीज, कई बार ग्राफ रेट और ए का भी दे दिया जाता है, तो रेट और ए का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। वाई? क्योंकि इनिशियली आपने क्या ये देखा था कि क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में dA/dt की वैल्यू किसके बराबर है? के बराबर है। dA/dt इज इक्वल्स टू के। तो अगर किसी चीज का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट ना, तो किसी चीज का अगर डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो लाइन सीधा ही बनाएगा, क्योंकि अगर लाइन ऊपर जाए या नीचे जाए तो हम बोल सकते हैं कि बदल रहा है, इसलिए ऊपर या नीचे जा रही है, पर यहां पर तो कुछ भी नहीं बदलता, जीरो ऑर्डर है ना, इसलिए लाइन कैसे जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो याद रखना dA/dt इज कांस्टेंट, सो लाइन जाएगी एज ए स्ट्रेट। ठीक है एवरीवन? और ये किसका? रेट और ए का ग्राफ है, ये रेट और ए का ग्राफ है। तीसरा, हाफ लाइफ एंड ए नॉट का ग्राफ कैसे आएगा? तो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या था? ए नॉट अपॉन 2k। क्या 2k कांस्टेंट है? तो इसका मतलब हाफ लाइफ किस पे डिपेंडेंट है? ए नॉट पे डिपेंडेंट है। तो जितना ज्यादा ए नॉट होगा उतनी ज्यादा हाफ लाइफ होगी, जितना ज्यादा ए नॉट होगा उतनी ज्यादा हाफ लाइफ होगी। तुम ए नॉट को बढ़ा दो तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगी। एक एग्जांपल के लिए समझो, तुमने 100 पार्टिकल ले रखे थे, 100 का 50 हो जाने में 1 घंटा लग गया। ठीक है, 100 का 50 लगने में 1 घंटा लग गया। अब तुमने 200 पार्टिकल ले लिए, 200 पार्टिकल, तो 200 का 100 होने में कितना टाइम लगेगा? अब डबल टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? द रीजन बीइंग कि हर पर्टिकुलर टाइम में उतने ही पार्टिकल टूट रहे हैं, हर पर्टिकुलर टाइम में उतने ही पार्टिकल टूट रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि 1 घंटे में 100 का 50 हुआ, 1 घंटे में 100 का 50 हुआ। इससे क्या समझ में आता है कि 1 घंटे में 50 पार्टिकल टूटे। अगर तुमने 200 लिए होते पार्टिकल तो पहले 1 घंटे में 50 पार्टिकल टूटते, अगले 1 घंटे में 50 पार्टिकल टूटते, तो इसका मतलब 2 घंटे में इस बार 100 पार्टिकल टूटे, क्योंकि 200 का हाफ जो होगा वो 100 होगा। तो 1 घंटे में अगर 50 टूट रहे हैं तो 2 घंटे में 100 टूटेंगे, तो इस बार हाफ लाइफ कितना हो गया? 2 घंटे हो गया। समझ में आया? जितने ज्यादा पार्टिकल लोगे हाफ लाइफ उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि यहां पर एक फिक्स अमाउंट टूटेगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल में। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। सी द रेट कांस्टेंट, आपको देखो क्वेश्चन को पहले आंसर नहीं देखना, पहले क्वेश्चन को समझना है और कोशिश करने की खुद से जितना कर सको उतना बेटर। ठीक है, आंसर नहीं देखना पहले ही, या एक काम करता हूं आंसर छुपा देता हूं मैं। ठीक, अब इसको करेंगे सॉल्व। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां पर इन लोगों ने बोल रखा है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर नहीं भी बोला तो कैसे पता चलता है ये जीरो ऑर्डर है? यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये जीरो ऑर्डर है। तो ये किस चीज की वैल्यू है? ये 0.0030। व्हाट इज दिस? के, ये के की वैल्यू है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 m टू 0.075 m? तो क्या क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है, 0.10 m क्या है? ए नॉट, 0.075 क्या है? ए, बस। तो आपसे क्या पूछ रखा है यहां पर? हाउ लॉन्ग, मतलब टी आपको निकालना है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता फॉर्मूला यही लगेगा?
राइट ना, के की वैल्यू दी हुई है, ए नॉट की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू डालो, टी निकालो, टी को इधर कर दो और के को इधर कर दो, करेक्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये देखो जरा, ये देखो के की वैल्यू दे रखी है, ए नॉट ये है, ए ये है, बस वैल्यू डालो। फॉर्मूले में के इधर था और टी इधर था, आप टी इधर ले लो, के को इधर ले लो, तो टी इक्वल टू 1 बाई के ए नॉट माइनस ए, तो 1 बाई 0.003 ब्रैकेट के अंदर 0.10 माइनस 0.075, तो आंसर कितना है 8.3 सेकंड। इजी क्वेश्चन है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज during decomposition of a gas on the surface of a solid catalyst the pressure of the gas at different time was observed to be as follow। okay, क्या बोल रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस हो रहा है, किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर हो रहा है, प्रेशर को ऐसा नोट किया गया, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब प्रेशर था 5 × 10⁻3, टाइम की वैल्यू जब 100 हुई तब प्रेशर था 4.2 × 10⁻3, जब टाइम की वैल्यू 200 हुई तो 3.4 × 10⁻3, 300 हुई तो 2.6 × 10⁻3। कैलकुलेट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आप एक चीज देखो, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ने के साथ साथ प्रेशर कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि गैस खत्म होती जा रही होगी, पक्का गैस खत्म होती जा रही होगी, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। तो आपको बोल रखा है कैलकुलेट ऑर्डर, आपको ऑर्डर पता करना है, आपको रेट कांस्टेंट पता करना है, आपको हाफ लाइफ पता करना है। तो ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर। तो पहले तो आप एक चीज नोटिस करो कि जो यहां पर बदलाव आ रहा है, क्या ये फिक्स इंटरवल का बदलाव है या बदलाव बढ़ता जा रहा है। जैसे 5 और 4.2 में कितना फर्क है, 0.8 का। अच्छा, 4.2 और 3.4 में कितना फर्क है, 0.8 का। 3.2 और 2.6 में कितना फर्क है, 0.8 का। तो क्या हर बार जो चेंजेस आ रहा है वो एक फिक्स वैल्यू पे आ रहा है, होता तो ये होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे करके रिएक्टेंट कम हुआ वैसे वैसे करके रिएक्शन रेट भी कम होना चाहिए था, पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, रिएक्टेंट कम हो रहा है लेकिन रेट अभी भी वही है, रेट अभी भी वही है ना। तो देखो यहां पर इसका मतलब एक कैसा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, क्योंकि एक फिक्स ऑर्डर, एक फिक्स रेट से चीजें कम हो रही है ना, एक फिक्स रेट से कम हो रही है, तो ये जीरो ऑर्डर है। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या है, हाफ लाइफ क्या है। अब यार क्योंकि ये जो चीज है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो जरा नोटिस करना, फॉर्मूला तो यही है, K इक्वल टू 1/T P नॉट माइनस P, यही हो जाएगा क्योंकि सब प्रेशर के टर्म्स में दे रखा है। ओके, जब टाइम की वैल्यू 100 थी, तो याद रखो जब टाइम की वैल्यू 100 थी तब K इक्वल टू, क्या ये 1/100 हो जाएगा, क्योंकि टाइम की जगह पर 100 डालोगे ना। P नॉट क्या था, 5 × 10⁻3 माइनस अभी का P कितना है, 4.2 × 10⁻3। देखो 10⁻3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या रहेगा, 5 - 4.2, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 8 पास्कल पर सेकंड। सेकंड केस में जब टाइम की वैल्यू 200 है तो ये 1/200, 5 माइनस ये देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, 3.4 × 10⁻3, 8 पास्कल पर सेकंड। जब टाइम की वैल्यू 300 है तो 300 पे 2.6 है, तो 1/300, 5 - 2.6 × 10⁻3, 8 पास्कल पर सेकंड। करेक्ट, ये दिख रहा है आपको। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या, कि हर बार 8 पास्कल पर सेकंड, 8 पास्कल पर सेकंड, 8 पास्कल पर सेकंड, तो क्या है यही तो रेट कांस्टेंट है, यही तो रेट कांस्टेंट है। इसी रेट पे तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो रेट कांस्टेंट के इज 8 पास्कल पर सेकंड। तो एक चीज ये जीरो ऑर्डर है क्योंकि एक फिक्स अमाउंट से कम हो रहा है। दूसरा यहां पर ये है कि रेट कांस्टेंट इज 8 पास्कल पर सेकंड। तीसरा यहां पर किसी ने पूछा आपसे हाफ लाइफ क्या है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, P0/2K। तो हाफ लाइफ इज, P0 की वैल्यू कितनी है, तो P0 क्या था, P0 मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब प्रेशर कितना था, तो यही चीज तो P0 है। तो 5 × 10⁻3 डिवाइड बाई 2 × K की वैल्यू क्या है, 8, अभी निकाली थी, तो 312.5 सेकेंड। क्लियर है सबको। देखो क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे करना है, कैसे लिखना है। ओके, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन ओनली वन रिएक्टेंट। रेट किसी एक पे ही डिपेंड करता है। जैसे देखो फर्स्ट ऑर्डर के कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे A गिव्स यू प्रोडक्ट, तो ऐसे में रेट को कैसे लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1। हो सकता है रिएक्शन आपको ऐसे दिखाई दे, 2A गिव्स यू प्रोडक्ट, अगेन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1, A + B। अच्छा B यहाँ पर एक्सेस है तो इस वजह से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1, देख रहे हो। और ये साइड में उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, साइड में उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो किसी भी फॉर्मेट में वो हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, A से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, A से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया जिसको हम लोग -dA/dt बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dA होगा। सही बात है। पुराने वाले में क्या था, पुराने वाले में ये था कि देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर K ऐड होगा,
पुराने वाले में था डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के, बस इतना ही था, याद होगा आपको। पुराने वाले केस में क्या था, जीरो ऑर्डर में डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के, लेकिन यहां पर क्या है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैटर करता है। ठीक है, चाहिए तो मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। देखो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू ए भी है। अच्छा माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हो इसलिए माइनस आएगा। सो डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए। उसके बाद क्या होगा ये कि सेम जात वालों को एक साथ कर दो, याद है ना, जब इंटीग्रेट होता है तो सेम टाइप वाले की स्पीशीज को एक साथ रखना होता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस ए को लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करो दोनों साइड को, तो डी ए अपॉन ए क्या होता है, लॉग ए, पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, और वो भी कौन सा वाला लॉग, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को क्या बोलते हैं, एल एन। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है। क्लियर, हाँ, तो ये डी ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, एल एन ए। उसके बाद के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, के बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। तो देखो ये जो लिमिट है कॉन्सेंट्रेशन की, इनिशियल लिमिट क्या होती है, ए नॉट, और फाइनल लिमिट क्या होती है, ए नॉट, मतलब स्टार्टिंग में क्या लिया गया था, और ए का मतलब क्या है, अभी कितना बच गया, इज इक्वल टू माइनस के टी। टाइम की इनिशियल लिमिट क्या होती है, 0, और अपर लिमिट क्या होती है, टी होती है। करेक्ट, वैल्यू डालो यहाँ पर अभी, एल एन ए, देखो ये जो ए है यहाँ पर आएगा एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट, ये देखो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, क्या ये लॉग ए बाई बी होता है, लॉग ए बाई बी होता है, तो बस एल एन ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस के टी, माइनस के टी। कई बार आप बुक्स में देखोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन इस ऐसे फॉर्म में भी दिखाई देगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है। कैसे आया ये, एक बात ध्यान में रखना, अगर आप लॉग को बेस 10 के ऊपर चिपका दो तो 10 और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और वही अगर नेचुरल लॉग हो उसको आप बेस ई के ऊपर चिपका दो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस फॉर्मूले को देखो, ये देखो e टू द पावर ln x की वैल्यू x हो जाती है, e टू द पावर ln x की वैल्यू x हो जाती है, e और ln कैंसिल हो जाता है और रह जाता है x। क्लियर है, देखो मैं यहां पर समझाता हूं अलग से। ये क्या है, यहां पर ln मान लो y है इक्वल टू लेट से 5, ये ऐसा है, आप चाहते हो मुझे ln हटाना है, तो कैसे हटाओगे, इन दोनों को e के सर के ऊपर चढ़ा दो, चढ़ा दिया, मतलब इन दोनों को e का पावर बना दो। अब क्या होता है, e और ये कैंसिल हो जाता है और y धर्म से नीचे आ जाता है, सो y इक्वल टू ई टू द पावर 5। समझ गए, एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहां पर ln होगा x स्क्वायर, ln x स्क्वायर इक्वल टू लेट से कुछ और वैल्यू ले लेते हैं 25y मान लेते हैं, ऐसा कुछ है। आप चाहते हो कि ln हट जाए तो क्या करो, इसको e के ऊपर चिपका दो, ठीक है, e का पावर बना दो, e से ln कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर 25y। समझ में आया लॉग हटाने का तरीका क्या है। एक और चीज, अगर ये ऐसा होता लॉग बेस 10 होता, लॉग बेस 10 y इज इक्वल टू 5 ऐसा होता, तब क्या करते, तब इसको ना 10 का पावर बनाना था आपको, तो 10 क्योंकि इसका बेस 10 है ना, तो यहां पर भी आपको 10 लेना पड़ता, तब जाकर के ये y इक्वल टू 10 टू द पावर 5 आता। क्लियर है, क्लियर एवरीवन। हाँ, एक और चीज, मान लो ये लॉग बेस e y इक्वल टू 5 है, तो यहां पर बेस आपको e लेना होता, तो ये क्या बन जाता, y इक्वल टू ई टू द पावर 5। बाय द वे, ये जो लॉग जिसका बेस e होता है ना, इसी को ही हम लोग ln करके लिखते हैं। कहीं पर भी ln मिले तो समझ लीजिए कि वहां पर जो बेस है वो उसका क्या रहा होगा, e रहा होगा। इसलिए देखो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, लॉग जिसका बेस e है और साइड में x है उसको ln x करके भी लिख सकते हो, और ज्यादातर आपको ln x ही मिलेगा। ठीक है, लॉग बेस e को बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या तरीका है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉग जिसका बेस e है इज इक्वल टू 2.303 लॉग जिसका बेस 10 है। क्लियर, e टू द पावर ln x में क्या होगा, e और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये जो x है ये बच के नीचे गिर जाएगा। और वही चीज अगर लॉग जिसका बेस 10 है और x है तो 10 के ऊपर उसको चढ़ा दो, तो 10 और log 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बचा हुआ पार्ट रह जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है,
समझ में आया ये चीज। एक सवाल आपके मन में और आएगा, सर ये बेस ई, ये बेस 10, ये चक्कर क्या है, ये बेस ई और बेस 10 का चक्कर क्या है। सुनो एक चीज, सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं तो यही है कि हम लोग जब कभी भी पावर नोटेशन सॉल्व करते हैं तो बेस 10 में रखते हैं, सही है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो किसके टर्म्स में था, 10 के पावर के टर्म्स में था, राइट। मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप बोलोगे 9.1 × 10⁻−31। अगेन क्या आपने 10 का पावर यूज़ किया, आपने बेस क्या लिया था, ऐसे 10 लिया, 10 की पावर के टर्म्स में आपने उसको स्पेसिफाई किया। हमारी हर चीज़ क्या 10 के उसमें रहती है, क्योंकि हमारे लिए वो आसान पड़ता है। कोई बोलता है किलोग्राम, किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। कोई बोलता है माइक्रोग्राम, तो 10⁻⁻6। हर चीज़ 10⁻⁻6 है। किलो 10⁻3, गीगा 10⁻6, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻, ऐसे ऐसे ही है ना। किलो क्या होता है 10⁻3, किलो के बाद क्या आता है मेगा 10⁻6, फिर क्या आता है गीगा 10⁻9, ऐसे ही है। कोई बोले मिली 10⁻−3, कोई बोले माइक्रो 10⁻−6, कोई बोले नैनो 10⁻−9। तो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हम लोग पावर नोटेशन में एज अ बेस 10 को ट्रीट करते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप नेचर से पूछो, प्रकृति से पूछो कि भाई आप क्या यूज करते हो, तो बोलते हैं कि हम बेस ई यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति को बेस ई ज्यादा कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल इन द सेंस वो ज्यादा करेक्ट है। हम इतना कैलकुलेट कर नहीं सकते, जैसा कैलकुलेशन नेचर करता है वैसा कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, इसलिए हम बेस 10 यूज करते हैं। जबकि नेचर क्या यूज करता है, बेस ई। बस इतना समझ लो, क्लियर है। तो अब जरा इस पे आएंगे, ये देखो, तो ये जो था ln A/A0 इक्वल टू -kT, हमने क्या किया, इन दोनों को E के सर के ऊपर चढ़ा दिया, तो E से ln कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में क्या बन गया A/A0 इक्वल टू राइट साइड क्या बन जाएगा e⁻ -kT, e⁻ -kT, समझ गए। ओके, अब एक चीज देखो, इस इक्वेशन को देखो, ये वाली जो इक्वेशन है इसी को देखो, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं ln A -ln A0 को उस तरफ लेके जाता हूं और ये -kT, देखो -kT का -kT हो गया, और ये जो -ln A0 उस तरफ जाएगा तो +ln A0 ये हो जाएगा। और कंपेयर करो इसको y = mx + c से, y एक्सिस पे ln A को प्लॉट करो, तो ये देखो y एक्सिस पे ln A को प्लॉट किया, x एक्सिस पे t को प्लॉट किया, तो x एक्सिस पे t को प्लॉट किया, तो यहाँ पर m जो है स्लोप है, स्लोप क्या आ रहा है माइनस क्या आया, k इज कांस्टेंट इसलिए लाइन सीधी आएगी, पर क्योंकि माइनस है इसलिए नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। c का मतलब क्या है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर ln A0, तो देखो यहाँ पर ये y इंटरसेप्ट है और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर ln A0, करेक्ट। तो ये इसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। दूसरा एक और चीज देखिए, अगर हम लोग बात करें कि इस वक्त, ये देखिए अगर हम लोग बात करें जैसे दिस इज A0, कि इस वक्त का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉरी A0 नहीं A है, ये y एक्सिस का क्या है A है, और ये t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मिट गया है, ये दिस इज A एंड दिस इज t। अगर आप A का ग्राफ प्लॉट करोगे यू विल सी ग्राफ ऐसा नीचे 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 करके आ रहा है। क्यों आ रहा है जरा समझना इसको, जैसे जैसे करके टाइम बढ़ेगा क्या kt की वैल्यू बढ़ेगी, kt की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब -kT की वैल्यू घटेगी, राइट ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हो e⁻ -kT को नीचे ले लो तो e⁻ +kT हो जाएगा, ये है कि नहीं। e⁻ -kT जब नीचे आएगा तो e⁻ +kT हो जाएगा। जैसे जैसे करके टाइम बढ़ेगा kt की वैल्यू बढ़ेगी, kt की वैल्यू बढ़ेगा तो e⁻ बढ़ेगा, e⁻ बढ़ेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो नेट रिजल्ट घटता है। तो जैसे जैसे करके समय बढ़ रहा है वैसे वैसे करके ये वैल्यू डाउन 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 होती चली जा रही है, समझ गए। तो एक और ग्राफ आपको मिलेगा देखने के लिए, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है A वर्सेस T का, अभी का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस T का ग्राफ है। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर एक और चीज देखिए, एक्सप्रेशन क्या बन करके आया, एक्सप्रेशन क्या बन के आया, तो इसी एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को देखो, -kT को इस तरफ लेके जाओ +kT हो जाएगा, ln A0 वैसा ही है, और ln A उस तरफ जाएगा तो -ln A हो जाएगा। तो k इक्वल टू, ये जो t है t को नीचे लिख लो, k इक्वल टू 1/t कर्ली ब्रैकेट के अंदर ln A0 माइनस ln A। सो ये क्या निकल के आया, व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको याद हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का k का फॉर्मूला क्या था, 1/t A0 माइनस A, 1/t A0 माइनस A।
यहां पर फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 1/t ln a नॉट माइनस ln a, इतना ही फर्क है। यहां पर बस आपने क्या किया, a नॉट और a के सामने ln चिपका दिया, तो जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर बन गया। कुछ अलग से याद करने की जरूरत है, जीरो ऑर्डर को याद कर लो, फर्स्ट ऑर्डर का अपने आप आ गया। जीरो ऑर्डर था k इक्वल टू 1/t a नॉट माइनस a, फर्स्ट ऑर्डर क्या है k इक्वल टू 1/t ln a नॉट माइनस ln a, दैट्स ऑल। हाँ, एक काम जरूर आप ये कर सकते हो कि log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a नॉट अपॉन a, है ना, मतलब log a बाई b, तो log a नॉट अपॉन a बन जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला। ना ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, इसमें ln के टर्म्स में, पर हमको तो बेस 10 को सॉल्व करने में ज्यादा कंफर्टेबल है हम लोग, तो ln को चेंज करना होगा बेस 10 में। तो क्या करेंगे, ln हटाएंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे 2.303 log विद बेस 10, समझ गए, 2.303 log विद बेस 10। तो ये देखो ये बन जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। आइदर आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, आइदर आप इसको याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि इस फॉर्मूले को याद रखो, ये ज्यादा बेटर है। सो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a, करेक्ट। एक बार आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे इसको, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। फिर से एक बार, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a, करेक्ट, ओके। अब उसके बाद हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पे आते हैं। अगेन हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ वो समय है जब रिएक्टेंट आधे हो जाएं, हाफ लाइफ वो समय है जब रिएक्टेंट आधे हो जाएं, करेक्ट। तो इसी को t 0.5 या t हाफ या t 50% ऐसा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t की जगह हम t हाफ लिख लेंगे, और अभी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल का आधा, अभी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का आधा। तो इसी फॉर्मूले को देखो, ये जो फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 1/t की जगह t हाफ कर दूंगा, ln a नॉट का a नॉट हो गया, और a का क्या हो गया, a नॉट अपॉन 2। a नॉट से a नॉट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला 2 क्या न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/k ln 2। अब आपको मालूम है ना ln को कैसे चेंज करते हैं बेस 10 में, 2.303 log 2 बना करके, है ना, 2 तो वैसे ही रहेगा, ये 2.303 log ये बेस 10 वाला आ जाएगा। अच्छा एक और चीज, log बेस 2 इसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0.301, ठीक है। उसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से, तो वैल्यू आएगी 0.693। तो हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के, क्लियर है, हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के। एक साथ बोलेंगे सब लोग, हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के। याद रखना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आइदर जीरो ऑर्डर पे आता है और आइदर फर्स्ट ऑर्डर पे। कौन से वाले क्वेश्चंस, ये कैलकुलेटरी, ये देखो जैसे न्यूमेरिकल्स है ना, ये वाले हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज इतना इतना, फाइंड इट्स रेट कांस्टेंट, ये 0 और 1 पे ही ज्यादा कराता है, सेकंड और थर्ड पे बहुत रेयरली आएगा, बहुत रेयरली, लगभग ना के बराबर है, 0 और 1 पे ही सबसे ज्यादा आता है। इसलिए जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के आपको याद होने चाहिए एक्सप्रेशंस। जीरो ऑर्डर का क्या एक्सप्रेशन है k का, k इक्वल टू 1/t आगे a नॉट माइनस a, k इक्वल टू 1/t a नॉट माइनस a, और हाफ लाइफ क्या था a नॉट अपॉन 2k, गुड। फर्स्ट ऑर्डर का k का एक्सप्रेशन क्या है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। फिर से एक बार बोलेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a, क्लियर है। अगर ये याद नहीं हो रहा तो वो वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो, इसके पहले वाला जिसमें आपने ln चिपका दिया था कि k इक्वल टू 1/t ln a माइनस ln a नॉट, है ना, सॉरी ln a नॉट माइनस ln a, वो भी कर सकते हो, लेकिन क्या है ज्यादा बेटर ये सेकंड वाला पार्ट है। अच्छा यहाँ पर हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693 अपॉन k। फॉर्मूला याद रहेगा तो सब होएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो गिन चुन के 4 ही फॉर्मूले हैं, 2 हाफ लाइफ के फॉर्मूले और 2 जो मेन एक्सप्रेशन है उसका है। अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693, क्या ये फिक्स वैल्यू है, क्या k फिक्स वैल्यू होती है, तो क्या राइट साइड पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब हाफ लाइफ यहाँ पर a नॉट पे डिपेंड करता ही नहीं है, हाफ लाइफ डू नॉट डिपेंड्स अपॉन a नॉट। इसलिए अगर हाफ लाइफ का और a नॉट का ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करता उस पर। क्लियर एवरीवन, चलिए क्वेश्चन करें इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 × 10⁻⁻⁴ सेकंड, फाइंड इट्स रेट कांस्टेंट।
हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का कितना बता रखा है 6.93 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, तो मतलब क्या ये वैल्यू टी हाफ की है। और फाइंड रेट कांस्टेंट मतलब क्या पूछ रहा है, के पूछ रहा है, तो टी हाफ दिया हुआ है, के पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या यही वाला लगेगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो हाफ लाइफ दे रखी है, टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, के पूछा, तो के को इधर कर दो, टी हाफ को इधर कर दो, तो 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10⁻⁴, बस क्या आंसर आ जाएगा। ये देखो जरा, टी हाफ वैल्यू ये दे रखी है, के पूछ रखा है, तो के को इधर, टी हाफ इधर, टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे डाली, 10⁻⁴ ऊपर गया तो +4 हो जाएगा। 0.693 अपॉन 6.93 को सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 आएगा, तो वो इसको 10⁻³ पर सेकंड बना देगा। क्लियर। अच्छा यूनिट क्या आएगी, पर सेकंड, क्योंकि मालूम है ना फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट इज पर सेकंड। ओके जी, दूसरा सवाल, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 6.93 इंटू 10⁻⁵ मिनट। ये हाफ लाइफ है, तो बेसिकली टी हाफ इज 6.93 इंटू 10⁻⁵ मिनट। कैलकुलेट टाइम एट विच 99% ऑफ रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड। कितने समय में 99.99% जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाएंगे, कितने टाइम में, यही सवाल पूछा गया है। क्या क्या पता है यहां पर आपको, हाफ लाइफ पता है। अच्छा क्या हाफ लाइफ पता होने से आपको के भी पता चल जाएगा, इस एक्सप्रेशन में डालो, ये लो इस एक्सप्रेशन में डालो, हाफ लाइफ की वैल्यू डालोगे तो क्या के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हाफ लाइफ पता है मतलब के भी पता है, इतना दिमाग में बिठा लो, हाफ लाइफ पता है मतलब के पता है, के पता है मतलब हाफ लाइफ भी पता है। तो कई बार क्वेश्चन देने वाला ना के नहीं देता है, आपको क्या देता है, वो हाफ लाइफ देता है। करेक्ट, ओके। कैलकुलेट टाइम एट विच 99.9% ऑफ रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड। कितने समय में 99.9% कंज्यूम होंगे, इसका मतलब फॉर्मूला तो यही वाला लगेगा, क्योंकि टाइम का एक्सप्रेशन तो इसमें है, देख रहे हो, टाइम का एक्सप्रेशन तो इसमें है। आप बोलोगे पर सर टाइम तो यहां पर भी था, हाफ लाइफ वाले में भी टाइम था। अरे हाफ लाइफ वाला इज नॉट रैंडम टाइम, वो हाफ टाइम ही है, वो हाफ टाइम ही है। वो रैंडम टाइम के लिए आपको ये वाली एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा, इस मेन एक्सप्रेशन को 2.303 अपॉन टी वाले को देखना पड़ेगा। तो अब इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या आपको पता है, क्या के पता है, क्योंकि हाफ लाइफ पता है इसलिए के भी पता है। 2.303 की वैल्यू तो वो तो वही रहेगी। टी निकालना है आपको, लॉग, क्या ए नॉट पता है, ए नॉट इज 100%, क्योंकि अगर इनपुट आपको परसेंटेज के टर्म्स में तो इनिशियली मतलब ए नॉट क्या रहा होगा 100%, और ए का क्या मतलब होता है कि अभी कितना बच गया। तो अगर 99.9% कंज्यूम हो गया तो अभी कितना बच गया 0.1। तो याद रखना ये जो ए नॉट होता है इसका, सॉरी ये ए नॉट तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है और ये ए होता है जो बच गया। कई बार सामने क्वेश्चन देने वाला आपको बोलता है कि इतना बच गया, और कई बार बोलता है कंज्यूम हो गया। अगर सामने वाले ने बोला इतना बच गया तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो ए की, और अगर बोला इतना कंज्यूम हुआ तो 100% में से उसको माइनस कर दो, तो जो रहेगा उसको उसमें डाल देना है। समझ में आया कि नहीं। सो व्हाट इज दिस, ए इज जो बच गया। तो कितना बच गया भाई यहाँ पे, तो ये देखो जी, टी हाफ 6.93 इंटू 10⁻⁵ मिनट, ए नॉट 100% है और ए क्या है बच गया, कितना बच गया 0.1%। क्लियर। और टी आपको निकालना है, तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1, यही हो जाएगा। लॉग ए नॉट अपॉन ए होता है ना, तो लॉग 100 अपॉन 0.1। अच्छा एक चीज देखो, पॉइंट हटाऊं और ऊपर 0 कर दूं क्या, तो ये लॉग 1000 हो जाएगा। और k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k की वैल्यू इज 10⁴, k की वैल्यू इज 10⁴। कैसे, वो इस वाले ऊपर हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले में डाला, ये हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला है, इसमें टी हाफ की वैल्यू डाली तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁴ आ जाएगी। ठीक है यस एवरीवन। तो यहाँ पे k की वैल्यू 10⁴ है। अब इसको सॉल्व करो, log 1000 क्या होता है, क्या मैं log 1000 को log 10⁻³ लिख सकता हूँ। 10⁻³ क्या हो जाएगा 3 log 10। फॉर्मूला याद है ना log के, जिनको नहीं याद है मैं यहाँ पर एक छोटा सा लिख देता हूँ, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। ठीक है ओके, log a बाई बी कितना होता है log a माइनस log b। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर शायद फॉर्मूला लिखा होगा मैंने कहीं पर, ठीक है नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, log x टू द पावर n होता है n log x। ठीक है, log x टू द पावर n होता है n log x। तो ये log 10⁻³ क्या हो जाएगा 3 log 10, करेक्ट 3 log 10। अच्छा log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 इज 1, तो इसकी log 10 की वैल्यू हो गई 1।
3 का 3 हो गया, बाकी सब वैसा ही है। तो सॉल्व करने के बाद आया 6.909 इंटू 10⁻⁻4 मिनट। कईयों के दिमाग में एक सवाल होगा, सर पर हमको तो लॉग टेबल आता ही नहीं है, लॉग टेबल हमको आता ही नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ एक log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 10 तो 1 होता है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक log 5 याद कर लेना बस। सारे वैल्यूज़ आप log के ऑलमोस्ट प्राइम नंबर को छोड़ करके बाकी सभी उसमें सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई आपको बोले कि log 32 सॉल्व करो, तो log 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 5 log 2, दैट मीन्स 5 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी बताई थी 0.301 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूले की लिस्ट में आप ये भी कर लेना, log 2 की वैल्यू लिख देना 0.301। उसी तरीके से log 3 की, log 3 इस यहाँ पे log 3 इज 0.477, ठीक है। और एक और log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू इज 0.698, ठीक है। बस इतना याद रखो, आप इजीली कर लोगे, इतना याद रखो। कोई बोलेगा log 200 क्या होता है, तो log 200 को आप लिख सकते हो log 2 इंटू 100 लिख सकते हो ना। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 100, अच्छा log 100 मतलब log 10 टू द पावर 2, log 2 की वैल्यू तो पता ही है ना 0.301 प्लस ये बन जाएगा 2 log 10, अच्छा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यहाँ पर भी लिख लो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0.301 करके आ जाएगा। तो हर चीज को आपको एज अ ब्रेक डाउन कर देना है, ठीक है। जैसे log 48, तो क्या आप 48 को स्प्लिट कर सकते हो, है ना, 12 इंटू 4 में कर सकते हो ना। अच्छा 12 इंटू 4 भी क्या, आप ऐसा कर लो ना, log ये जो 12 है 4 3 12 होता है, 4 3 12 का मतलब ये हो गया कि 3 इंटू 4 4 16, 16 3 48, करेक्ट ऐसे होता है ना। तो ये बन जाएगा log 3, इसमें नहीं, इसको ऐसा, हाँ, तो ये बन जाएगा log 3 प्लस log 16। log 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर ना, तो log 3 की वैल्यू पता ही है, और log 4 स्क्वायर क्या होगा 2 log 4, करेक्ट। अच्छा एक सेकेंड, 4 स्क्वायर भी क्यों, और शॉर्ट में कर सकते हैं ना इसको, 4 स्क्वायर की बजाय इसको 2 का पावर 4 कर सकते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा 4 log 2। तो क्या आपको log 2 की वैल्यू पता है, बस यहाँ पे डाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये वाली वैल्यू ऐड कर दो। तो log टेबल का जरूरत है, जरूरत नहीं है। हाँ, अनलेस कोई प्राइम नंबर हो तो log टेबल का जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर अगर हो भी गया, मान लो कहीं पर वैल्यू आ गई log 17, अरे यार ये तो प्राइम नंबर है, ये तो तोड़ नहीं सकते। जैसे 48 को आपने 3 इंटू 16 किया ना, 17 तो टूट नहीं सकता। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप रफली इसको ऐसे ट्रीट करोगे, 17 नहीं है ये 16 है, तो माइनर से पॉइंट का फर्क आएगा। तो log 16 के बेसिस पे इसको सॉल्व करो। log 16 कितना हो जाएगा log 2 टू द पावर 4, मतलब 4 log 2। 4 log 2 की जो भी वैल्यू होगी वो थोड़ी सी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, जस्ट पॉइंट में ही फर्क होगा उसका। क्लियर एवरीवन? तो log टेबल की जरूरत आपको वैसे नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आया सबको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इज 20 मिनट, मतलब ये टी हाफ की वैल्यू है। अच्छा एक और चीज, हाफ लाइफ सेकंड्स में भी हो सकती है, मिनट में भी हो सकती है, आवर्स में भी हो सकती है। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर भी फिर आपका उसी टर्म्स में आ जाएगा। कैलकुलेट टाइम इन विच इट्स 93.75% इज कंज्यूम्ड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ कितनी है 20 मिनट्स है। अच्छा हाफ लाइफ पता है मतलब के भी पता है, हाफ लाइफ पता है मतलब के भी पता है। तो के पता है और आपसे पूछा है किस टाइम में 93.75% कंज्यूम हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या डलेगा, फॉर्मूला तो यही है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला है। क्या डलेगा, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू तो निकाल के डाल देंगे यहाँ पे, लॉग ए नॉट क्या है 100%, 100% 100 ही लिखो, परसेंट मत लिखो, 100 लिखो, क्योंकि परसेंट टू परसेंट वैसे ही कट जाएगा। 100 अपॉन ए की जगह पर क्या आ जाएगा 100 माइनस 93.75, दैट मीन 6.25 आ जाएगा। तो डिवाइड में 6.25 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं ना सब लोग? यस। तो इसी में आपको इसको सॉल्व करना है।
क्योंकि याद रखना कंज्यूम कितना हुआ 93.75, तो बचा कितना, बचा 6.25, करेक्ट हो जाएगा ना ये। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। देखो एक्चुअल तरीका तो ये है, देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ऑल्टरनेटिव तरीका देखो यहाँ पर क्या है, जो कि बहुत सिंपल है। हाफ लाइफ 20 मिनट है, तो अगर स्टार्टिंग में 100% ले रखा था तो पहले 20 मिनट में 100 का 50 हुआ होगा, अगले 20 मिनट में 50 का 25 हुआ होगा, अगले 20 मिनट में 25 का 12.5 हुआ होगा, अगले 20 मिनट में 12.5 का 6.25 हुआ होगा। तो ज़रा एक दिमाग लगा के देखो, 100 से 6.25 आने में उसको कितने हाफ लाइफ लगे, 1 2 3 4, 4 हाफ लाइफ लगे। एक हाफ लाइफ की वैल्यू 20 मिनट है, तो टोटल कितने मिनट लगे, 20 20 20 20 80 मिनट लगे। तो 100 से 6.25 तक पहुंचने में 80 मिनट लगे, बस डायरेक्ट हो गया। तो सर क्या ये मेथोडोलॉजी सब पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब 6.25 का आधा 3.125 ही आएगा, राइट, 3.125 ही आएगा। किसी ने ये बोला कि बताओ 4% तक रीच करते करते कितना लगेगा, तो यार 6.25 के बाद तो अगला 3.125 ही आएगा। तो इसका मतलब आपको फिर वो फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। ये कुछ कुछ गिनी चुनी वैल्यूज हैं, कुछ कुछ ही गिनी चुनी वैल्यूज हैं जिसको आप इसमें कर सकते हो। जैसे 100 का आधा 50 ही आने वाला है, कोई बोले कि बताओ 75% कितने में बचा, तब नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि 100 के बाद सीधा 50 का ही नंबर आएगा, 50 के बाद 25 का ही आएगा, 25 के बाद 12.5 का ही आएगा। इन बिटवीन वाली वैल्यूज इस मेथोडोलॉजी से नहीं निकल सकती। तो एक बार क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले देख लेना है आपको कि क्या 100 का 50, 50 का 25, 12.5 क्या इसी रेंज में आ रही है चीजें। अगर उसमें आ रही तो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, एक ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई बोले कि रिएक्टेंट है हमारे पास 90 मोल्स, रिएक्टेंट है 90 मोल्स, ठीक है। कितने टाइम बाद 22.5 हो जाएंगे, 22.5 मतलब 22.5, तो 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 है ना। तो 22.5 उसकी लाइन में आ रहा है, तो मतलब यहां पर ये ऑल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली उन्होंने 90 दे रखा था ना। तो 90 का पहली हाफ लाइफ में 45 हुआ होगा, 45 का अगली हाफ लाइफ में 22.5 हुआ होगा। तो यहां पर ये लॉजिक एप्लीकेबल है, क्योंकि वो उस कतार में आ रहा है। अगर आएगा ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 5 हाफ लाइफ। 5 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो बताइए कितना फ्रैक्शन अब वहां पर रह गया है, कितना रह गया है। 5 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो आप एक चीज सोचो, पहली हाफ लाइफ में 1 का 1/2 हुआ होगा, अगली हाफ लाइफ में 1/2 का 1/4 हुआ होगा 2 में, अगली में 1/4 का 1/8 हुआ होगा 3 में, अगले में 1/8 का 1/16 हुआ होगा, और अगले में 1/16 का 1/32 हुआ होगा। तो पहले स्टार्टिंग में 1 था, अब 1/32 बच गया है, तो कंज्यूम कितना हुआ होगा, 1 - 1/32, दैट मीन्स 31/32। यस करेक्ट, ऐसे ही है। फर्स्ट हाफ लाइफ में 1 का 1/2, अगले में 1/2 का 1/4, क्योंकि आधा आधा करते जाओ, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16, 1/16 का आधा 1/32। क्लियर है? तो इस हिसाब से डिकम्पोज कितने हुए, क्योंकि 1/32 तो बच गया, 1/32 तो बच गया, तो यूज कितना हुआ होगा, 1 - 1/32, दैट इज 31/32। क्लियर एवरीवन? ठीक है, एक और सवाल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 10% इन 20 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 10% कंप्लीट हो गया 20 मिनट में। हाउ मच परसेंट इज कंज्यूम्ड इन 1 आवर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय 10% इन 20 मिनट। 20 मिनट में 10% वो कंज्यूम हुआ, कंप्लीट हुआ। हाउ मच परसेंट इज कंज्यूम्ड इन 1 आवर? 1 घंटे में कितना हुआ? क्या वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, T = 2.303/K वाला log A0/A, लगा सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं? तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड बाय 10% इन 20 मिनट, 10% कंप्लीट हुआ 20 मिनट में। तो पहली बार जब आप इसको फिट करोगे तो टाइम की वैल्यू लिखोगे 20 मिनट, ठीक है, और 10% कंप्लीट हुआ, इसका मतलब बच गया 90%, तो A0 होगा 100 और A होगा 90, और टाइम कितना 20। तो उससे आप K निकाल लोगे, उससे जो K निकलेगा उसको अगले सेट ऑफ केस में डालोगे। देखो 2 केसेस है ना, पहला केस ये है कि 10% 20 मिनट में हुआ, और अगला केस क्या है, अगला केस ये है
कि 1 घंटे में कितना हुआ। तो सेकंड केस में जब ये फॉर्मूला वापस आप डालोगे तो उस वक्त टाइम की वैल्यू आप 60 मिनट डालोगे, क्योंकि 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट होता है। के की वैल्यू पहले वाले के से जो निकाली है वो यहाँ पे डालोगे, ए नॉट जो होगा वो 100% होगा और ए आपको निकालना होगा। तो 2 केसेस बनेंगे, करेक्ट। हाँ, तो मेथोडोलॉजी यही यूज होगी। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। क्या है ऑल्टरनेटिव तरीका? ये देखो, ऑल्टरनेटिव से पहले ये वाला तरीका देखो क्या है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना केस वन ये है, ये देख रहे हो, दिस इज द केस 1 जो मैंने इस लेटर में लिखा है। ये तो फॉर्मूला है, ब्लू लेटर में केस 1 है। टाइम की जगह पर डाला 20 मिनट्स, इनिशियली था 100, बच कितना गया 90 गया। तो ये आपने सॉल्व किया, यहाँ से के की वैल्यू ये निकल गई। तो जो सेकंड वाला आपका केस है, टाइम की वैल्यू इस बार 60 सेकंड्स डाली, सॉरी 60 मिनट डाली, ए नॉट 100 है और अभी का ए कितना वो कैलकुलेट करना है, करेक्ट ना। तो सेकंड केस में ये जो के की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे लेफ्ट साइड में। तो देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दी, फिर जो कर सकता है उसको कट किया और ए की वैल्यू निकाली 72.9%। ठीक है, सॉल्व करने वाली चीज है ये, पॉज करके आपको इसको सॉल्व करना है, आप देखेंगे कि इजीली आ जाएगा। अब ये केसेस वाले क्वेश्चन तो आपने किए ना कि फर्स्ट केस से जो वैल्यू निकल के आती है उसको सेकंड केस में आप डाल दो, बस यहाँ पर वही है। फर्स्ट केस से हमने के निकाला और के को हमने इस सेकंड वाले में एलएचएस वाले के में डाल दिया। ये देखो ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये तो यही तो वैल्यू है। ये बाद में इसको सॉल्व किया, इससे हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी 72.9%। क्या कोई ऑल्टरनेटिव तरीका भी है सस्ता वाला? बिल्कुल है। क्या सस्ता वाला तरीका है इसका? तो जरा दिमाग लगाओ, 20 मिनट में 10% खत्म हो जाता है, तो 100 का 10% होता है 90। तो पहले 20 मिनट में 100 का 90 हो गया, अगले 20 मिनट पे 90 का 10% खत्म हो जाएगा। 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। एक एक जीरो कम करो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई बोले 100 का 100% कितना है? 100 ही है। 100 का 10% कितना है? एक जीरो कम करो, 10 है। 1% कितना है? एक जीरो और कम करो। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4 5, कोई बोले 2 3 4 5 का 100% कितना है? तो 100% ये खुद ही है। कोई बोले 2 3 4 5 का 10% कितना है? तो यहाँ पर पॉइंट डाल दो, तो 2 3 4 5 का 10% इज 234.5। कोई बोले 2 3 4 5 का 1% कितना है? तो पॉइंट और एक जगह पर शिफ्ट कर दो। समझ में आया कि नहीं? 2 3 4 5 का 10% क्या है? एक पॉइंट लगा दो यहाँ पर एक डिजिट के बाद, 234.5। कोई बोले इसका 1% कितना है? तो 23.45। कोई बोले इसका 0.1% कितना है? तो 2.345। इस तरीके से एक एक डिजिट को शिफ्ट करते जाओ पॉइंट्स में। क्लियर? तो ध्यान रखो, पहले 20 मिनट में 100 का 10% गायब हुआ तो कितना हुआ? 90 बच गया। अगले 20 मिनट में 90 का 10% गायब हो जाएगा, तो 90 का 10% इज 9। तो 90 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचा? 81। अगले 20 मिनट में 81 का 10% गायब हो जाएगा, तो 81 का 10% कितना होता है? 8.1। तो 81 में से 8.1 को माइनस कर दोगे तो क्या है? 72.9, राइट ना। तो एक घंटे में 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट क्या हो गया? एक ही घंटा तो हो गया। तो एक घंटे में अब कितना रह गया? 72.9। तो ऑल्टरनेटिव मेथड से देखो कितना जल्दी हो गया, और वरना पुराना मेथड यूज किया होता 72.9 बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो मेथड के साथ साथ ऑल्टरनेटिव मेथड भी रहे तो काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। बट कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा ये अगेन प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आने लगेगा कि मुझे कौन सा लगाना चाहिए कि आंसर आसानी से निकल आए। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहला 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो 100 में से 10 माइनस कर दिया 90। अब 90 का 10% गायब हो जाएगा, तो 90 का 10% इज 9। तो 90 में से 9 गायब हो गया, कितना बचा? 81। अगले स्टेप में फिर 81 का 10% गायब हो जाएगा, 81 का 10% इज 8.1। तो बचा कितना? 72.9। तो 3 हाफ लाइफ में ऐसा हुआ। 3 हाफ लाइफ मतलब 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, और ये तीनों 20-20 मिनट ऐड होंगे तो क्या होगा? 1 घंटा। तो सवाल तो ये था ना कि 1 घंटे में कितना रह जाएगा? तो 1 घंटे में 72.9 रह जाएगा। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, इसके बाद आएंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे।